तीनों के एक प्रश्न के लिए आप तीनों पूछ ले। हाँ, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते महाराज। महाराज जी, आज की ज़िंदगी में जैसे ये देखा जा रहा है कि वास्तु अपने बिल्कुल चरम सीमा पे है, तो क्या एक्चुअली में वास्तु वाकई में हमारी ज़िंदगी में सुख दुख को या लाभ हानि को प्रभावित करता है? देखो, वास्तु के संदर्भ में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया। वास्तु कुछ नहीं होता ये कहना गलत है, और वास्तु ही सब कुछ होता है ये मानना भी गलत है। मैं एक पंक्ति में कहूँगा, वास्तु मानो पर वास्तु का हवा न बना। आजकल लोगों ने वास्तु का हवा बना दिया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर पड़ता है। वास्तु में केवल क्षेत्र की शुद्धि है, द्रव्य काल और भाव तो है 75। अगर 25% देखें तो 75% तो है। इसलिए इन सब चीज़ों में लकीर का फकीर न बनो। मैं एक बात कहूँगा, कोई नया निर्माण करना हो तो वास्तु को फॉलो करो, और यदि पुराना हो तो वास्तु वाले को तब तक मत बुलाओ जब तक पूरा मिटा के न बनाना। और आज के समय में बहुत से छुटभैये वास्तुविद हो गए। वो जो अपने परामर्श देते हैं उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आप सबसे एक सलाह देता हूँ, अगर आपको किसी से वास्तु की कंसल्टेंसी लेनी है तो उसी से लो जिनको कम से कम 10-5 वास्तु ग्रंथों का नाम पता हो। ग्रंथों का नाम भर पता हो कम से कम। अब तो 4 किताबें पढ़ ली और इंटरनेट से कुछ जानकारियाँ कर ली, कुछ लेक्चर्स अटेंड कर लिए और वास्तु कंसल्टेंट बन गए। ये अधकचरा ज्ञान आपको उलझा देगा। आप उनसे पूछो, आप वास्तु का परामर्श देते हैं तो भारत में वास्तु के कौन कौन से महान ग्रंथ हैं जिनके आधार पर हम वास्तु का परिचय पा सकते हैं। 5 का नाम बता दे तो समझना इसमें कुछ, केवल नाम पढ़ने की बात तो दूर है। ऐसे छुटभैये वास्तु वालों से बचो, बहुत फुर्ते। जिनको ठोस ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, शास्त्रीय आधार पर बोलते हो। और वास्तु अकेले कभी पूरा नहीं होता, वास्तु के साथ ज्योतिष भी होता। ज्योतिष और वास्तु दोनों का जिनको बराबर अधिकार हो उनका परामर्श आपके लिए फिर भी काम में आता है। कई लोग हैं ये उत्तर द्वार बहुत सुपरफिशियल बातें पकड़ लिए और उनके आधार पर बता दिए, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है, अनुकरणीय भी नहीं है। इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए और उसी अनुरूप संपूर्ण कार्य संपन्न करना चाहिए। नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते। अभी नहीं, चलिए ठीक है। ओम, जैसा अभी आपको बताया गया, आगामी 7 तारीख से 17 तारीख तक, 15 मत बोलो, 7 से 17 इंदौर नगरी के इतिहास में एक नई इबारत लिखी जानी है, जहां 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान तो संपन्न होगा ही। वो अद्भुत होगा, अद्भुत नजारा होगा। जिन्होंने पिछले दिनों में विधान देखा है, अटेंड किया, उसे जानते हैं। और इस बार तो और बृहद पैमाने पर उसका आयोजन किया जा रहा है। ये लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें मंडल में अपना स्थान सुरक्षित करने का सौभाग्य मिल गया। लेकिन जो लोग उस मंडल में अभी तक सहभागी नहीं बन पाए, मंडल तो सारे पूरे हो गए, वेटिंग में आ जाओ। किसी का किसी कारणवश छूटेगा तो तुम्हारा भाग्य भले जग जाए। और मुझे जैसी जानकारी, बहुत सारे नाम वेटिंग में भी हैं। और पुराने अनुभव बताते हैं कि बाद में वेटिंग वाले मैदान मार लेते हैं और पहले वाले रह जाते हैं। इसलिए वेटिंग में भी रखना है तो नाम जारी रखिए। बस कमेटी से कहूँगा, उनके पैसे मत लेना, पैसे तब लेना जब कंफर्मेशन हो। बस टोकन भले ले लेना। पर जो लोग मंडल नहीं ले पाते, वे सामान्य रूप से 108 मंडलों के मंडप में अपना स्थान बना दो। अभी मौका है। मुझे जानकारी मिली पंडाल का साइज इन्होंने बढ़ा लिया और अभी आपके लिए बड़ी जगह सुलभ है। 30 तारीख तक की डेट दी। आज मुझे जब टेंट वालों से बातचीत हुई तो मुझे लगा अब गुंजाइश है। मैं कहता हूँ 2 दिन और बढ़ा दो। 2 अक्टूबर तक जितने नाम आ जाए उनको स्थान दे दो। हमारा एक ही भाव है, व्यक्ति वंचित ना हो। और मैं कुछ ऐसे लोगों से भी कहता हूँ जो लोग अपने आप में सक्षम हैं,
वे तो खुद आकर के बैठेंगे, अपना द्रव्य लगाएंगे। जो आ नहीं सकते यहाँ के हो या बाहर के, वे अगर चाहें तो पुण्य लाभ लेने का एक अवसर उनको भी मिले, वो अपनी तरफ से कुछ जोड़ों को बिठाल दे। धर्म प्रभावना समिति से मैं कहता हूं, यदि कोई कमजोर आदमी, गरीब आदमी, पैसे का कोई अनुबंध मत करना। कमेटी पहले से तैयार है, पर हर कोई गरीब मत बनना, नहीं तो गरीब ही बने रहोगे। अमीरी और उदारता के साथ रखो। लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूं जो किसी कारणवश नहीं बन पा रहे, बहुत सारे लोगों की सूचना आई कि मैं इतने लोगों को बिठाना चाहता ना, ये तुम्हारा योगदान है और वो तुम्हारा प्रतिनिधि बन करके बैठेगा। ये मौके का लाभ सबको लेना चाहिए, तो पूरा पांडाल केवल विधान करने वालों से भर जाए। करनी और श्लाघनी है, उसका सभी को लाभ लेना चाहिए। इसके बाद 15 तारीख को होने वाली शोभा यात्रा, अद्भुत शोभा यात्रा होगी, जिसमें 108 रथ होंगे और इंदौर शहर के हर मंदिर के लोग उन रथों का नेतृत्व करेंगे। उनका अपना बैंड बाजा होगा और बहुत आयत लोग झांकियां लेकर के चलेंगे। उस दिन इंदौर के इस नगर में एक अलग नजारा दिखेगा। आज सारे मंदिर कमेटी के लोगों ने जिस तरह के उत्साह का परिचय दिया है वो बहुत आनंददायी है। ऐसा उत्साह सबको बना के रखना है। मैं मंदिर कमेटियों के अलावा अन्य सामाजिक संगठनों को भी कहूँगा, वे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और जब ये रथ यात्रा निकले तो सब लोग उसमें ऐसे उमड़े कि देखने वालों का हृदय भी आनंद से भर जाए और शोभा यात्रा की शोभा ऐसी हो कि देखने वाले देखे नहीं, ठिठक कर रह जाए। शुरू से अंत तक घंटा, 1.5 घंटा एक छोर से दूसरे छोर तक का नजारा जब तक न देख ले तब तक उसके मन में हिलने की इच्छा ना हो। अधिवेशन होता है तो वह अधिवेशन भी इंदौर नगर में पहली बार संपन्न होगा और उसके बाद 17 तारीख को रविवार है और उसी दिन परम पूज्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस, जो विशेष दिवस है, उस दिन विशेष कार्य होगा जिसमें पिछी परिवर्तन का भी कार्यक्रम होगा। तो आप सब इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता अभी से सुनिश्चित कर लीजिए। बाहर के लोग भी जो भी इसमें अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, यहाँ की समिति को उसकी पूर्व सूचना प्रदान कर दे और स्थानीय लोगों को तो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना ही है, क्योंकि ऐसा बार नहीं मिलने वाला और ये मौका आपके सहयोग से मिला है, तो आपको इसका वह लाभ लेना है जो जीवन का अपूर्व लाभ बन सके, आपके जीवन की एक स्थायी उपलब्धि बन सके। इस भाव के साथ ने तो महाराज